नाज़रीन करام, पाकिस्तान में एक शोबा ऐसा रहा है कि जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड रहा है, उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई, और ख़ास तौर पर जब दुनिया भर में हमने देखा कि समुद्री शोबे पर काफ़ी तवज्जो दी जाती रही, तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं रहा। और इसकी वजह यह भी हो सकती है कि फोकस गवर्नमेंट्स का किसी दूसरी तरफ रहा, या फिर इस हवाले से अवेयरनेस ही ना रही हो। अगर हम समंदर की बात करें तो आप ये देखें कि 70% ज़मीन का एक हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, और उसके बाद आप ये देखिए कि आजकल बहुत ज़्यादा फोकस दुनिया भर में इस पर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अब ये एक इनिशिएटिव लिया गया है समुद्री शोबे का बहाली का। अच्छा, इसके अंदर जो पहले आमदन थी वो 2600 अरब के करीब थी, लेकिन अब उसको कहा जा रहा है कि 9000 अरब तक ले जाने का एक हदफ रखा गया है। कई सारे इसके अंदर शोबे जिसके अंदर काम हो सकता है, और उन जाहिर है कि काफ़ी सारे शोबे ऐसे हैं कि जिनकी ख़ास तौर पर उनको रीवैम्प किया जाएगा, उनको बेहतर बनाया जाएगा, अथॉरिटीज़ को बेहतर किया जाएगा। फिर ये है कि पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं, ग्वादर पोर्ट को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये पोर्ट जब बन जाएगी तो दुनिया की बड़ी जो बंदरगाहें हैं उनको टफ टाइम दे पाएगी। ईरान के साथ कंपैरिजन किया जाता था कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बन जाएगी तो उसके बाद चाबहार के लिए भी काफ़ी ये है कि एक चैलेंजिंग होगा मैनेज करना, लेकिन हमारी कोई भी बंदरगाह इस वक्त दुनिया की सरे फहरिस्त 60 पोर्ट्स में शामिल नहीं है। तो अब ये जो इकदाम हैं इनसे क्या बेटरमेंट हो सकती है, और मैरीटाइम शोबे के बारे में हम जानते क्या हैं, इस पर जरा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वाइस एडमिरल इफ्तिखार राव साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइए, बिफोर आई टॉक अबाउट दिस इनिशिएटिव, ये हमारे यहाँ क्या इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि ये मैरीटाइम का शोबा है क्या, या इसको हम अक्सर पाकिस्तान नेवी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, होता क्या है? ये मैरीटाइम सेक्टर जो है, जैसे आपने कहा कि दुनिया का 70% से ज़्यादा पानी और समुंदर है, और हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस कभी भी नहीं रही। उसकी बुनियादी वजह ये है मेरे नज़र में कि हम बेसिकली लैंड ओरिएंटेड लोग हैं। पूरा का पूरा मुल्क, हमारे मुल्क की गालबन आबादी का ज़्यादातर हिस्से ने समंदर देखा भी शायद ना हो, तो समंदर की अफादियत और समंदर की बाकी मालूमात के बारे में वो जो बहुत थोड़े लोग जो कि वहाँ पर होते हैं, तो इसलिए उसका अवेयरनेस ना होने की भी वजूहात हैं जो कि नहीं है। दूसरा, जैसे वो कहते हैं कि नज़र रोजल पहाड़ ओझल, तो वो जो कुछ एक्टिविटी हो रही होती है समंदर में वो बहुत दूर है यहाँ से, तो वो एक्टिविटी ना नज़र आती है, ना उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह डेवलप होता है। तो लेकिन उसको कहने के बाद लेकिन साथ साथ ये है कि इसकी अहमियत उसके कहने की वजह से कम नहीं हो जाती। दुनिया में इसकी अफादियत का रियलाइजेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 1984 तक पूरी दुनिया में ये जो लिमिटेशन होगी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और ये जो है, ये चीज़ें उस वक्त तक दुनिया में 1984 में ये फॉर्मलाइज हुई हैं। 1984 के बाद फिर ये एक्टिविटी बढ़नी शुरू हुई है, और ये जो ब्लू इकोनॉमी का हर जगह जिक्र होता है, ब्लू इकोनॉमी बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि समंदर में 70% से ज़्यादा जो है दुनिया का समंदर है और वो ब्लू है, तो उससे समंदर से रिलेटेड जितनी इकोनॉमी है उसको जनरली ब्लू इकोनॉमी कह देते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड, मिसाल के तौर पर ये जो शिप ब्रेकिंग यार्ड होते थे, गडानी के बारे में कहा जाता है कि 1980s तक वो लीडिंग शिप ब्रेकिंग यार्ड करार दिया जाता था, नंबर 1 शिप यार्ड। तो अब देयर इज नो नेम। आई मीन ये हम डीरेल कैसे हुए? जी, इसका मैं आपको आज करूँ तो जिस तरह के बेसिकली अवेयरनेस का शिप ब्रेकिंग पे जिस तरह हम आ गए हैं, ये एलिमेंट भी बहुत अहम है। आपने सही कहा कि 1980 तक हम नंबर 1 शिप ब्रेकिंग यार्ड होते थे यहाँ पर, गडानी में दुनिया के सबसे ज़्यादा जहाज होते। उसके बाद यहाँ पर हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़, कस्टम पॉलिसीज़ और जो दूसरी पॉलिसीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ ध्यान कम होता चला गया और दूसरों को ज़्यादा हो जाएगा। पूरी दुनिया में जैसे मैंने कहा कि ब्लू इकोनॉमी की जब से अवेयरनेस हुई है तो एनवायरनमेंट और सेफ्टी के कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। तो बहुत सारे इंटरनेशनल रेगुलेशंस ऐसे बन गए हैं कि जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, वरना कि इंटरनेशनल जो शिप्स हैं वो यहाँ पर आएंगे नहीं ब्रेकिंग के लिए। और उससे रिलेटेड आपने अभी लेटली सुना भी होगा, हांगकांग कन्वेंशन उसका लेटेस्ट पार्ट है जो कि 2009 में अडॉप्ट हुआ था। लेकिन ये 2 साल पहले इसको जब बांग्लादेश ने और 1-2 और कंट्रीज ने जब इसको किया तो अब वो इफेक्टिव हो गया है, और उसकी इफेक्टिवनेस 2 साल बाद होती है उससे, तो अभी इस साल जुलाई में वो इफेक्टिव हो जाएगा। जुलाई तक अगर हम उसकी प्रिपरेशन पूरी तरह से नहीं कर सके तो जितने भी वो ब्रेकिंग यार्ड्स हैं जो कर पाएगा उस वक्त तक तो उन पे जहाज आएंगे। बाकी जो वो हैं उन पे फिर इंटरनेशनल जहाज बहुत कम आएंगे, वही आएंगे जो कि इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो ना करते हों।
تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ابھی اس کا. ہانگ کانگ کنونشن کا پاکستان نے دسمبر 2023 میں اس کو ہم نے سر, اور میں ایک چیز یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ ہماری کوسٹ لائن جو ہے وہ بہت بڑی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ہم نے اس سے میری ٹائم سیکٹر ہمارا اس حساب سے انڈر پرفارم کر رہا ہے. گوادر پورٹ کا شروع میں جیسے اپنے ابتدائیے میں نے کہا کہ اس کے اندر بڑا پوٹینشیل تھا کہ وہ ادھر ادھر کی بندرگاہوں کو چیلنج دے سکتا تھا, لیکن ایز آف ناؤ نہیں ہو سکا. اب اس بارے میں انیشیٹوز موجود ہیں. یہ چیز یہ دیکھیں گوادر پورٹ کا پورٹس کے سیکٹر میں ایک سے پہلے میں کہتا ہوں میری ٹائم سیکٹر کے بہت سارے اپنا اس کے آگے فیسٹس ہیں. بالکل بالکل. پورٹس اس کا ایک ہے, شپنگ دوسرا ہے, شپ بلڈنگ ہے, کے پی ٹی ہے دوسرے پورٹس علیحدہ ہیں, شپنگ علیحدہ ہے, جیسے کہ پی این ایس سی ابھی ہم اس کی بات کریں گے, آپ کے پاس وقت ہوا. شپ بلڈنگ علیحدہ ہے, شپ بریکنگ ہے, فشریز ہے, اور بہت ساری دوسری چیزیں وغیرہ وغیرہ. تو ابھی اس میں جو ہے نا لیٹ سے کہ ہم پورٹ پہ جیسے بات کرتے ہیں, اور اب گوادر پورٹ کا, تو گوادر پورٹ جب بن گئی, گوادر پورٹ کی لوکیشن بہت اچھی ہے. اس لیے بہت اچھی ہے, ہماری پوری کوسٹ کی لوکیشن بہت اچھی ہے. 1000 کلومیٹر سے لمبی ہماری کوسٹ لائن ہے, 1086, اور اس کی لوکیشن جو ہے بالکل یہ جو کہ گلف ہے, گلف آف عمان اور گلف اوور, اس کے بالکل ماؤتھ پہ ہے. یعنی کہ وہاں سے جتنی ٹریفک چلتی ہے, جتنے یہ بڑے بڑے ٹینکرز وغیرہ, جتنی میری ٹائم ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ سب ہماری کوسٹ لائن کے سامنے سے ہو کے گزر جاتی ہے. سر نیچرلی ایسی ہے گوادر کے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہازوں کو لنگر انداز ہونے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. آسانی ہوگی. دیکھ لیں گوادر میں میں کافی عرصہ رہا بھی ہوں, تو گوادر کا نیچرل بہت سارے فائدے ہیں اس کے, کہ آپ نے اس کو نقشے میں دیکھا ہوگا, اس کو ہیمر ہیڈ کہتے ہیں. ہاں جی. تو ہیمر ہیڈ جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے. پروٹیکشن کیا دیتا ہے کہ ہمارے علاقے میں مانسون بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, تو مانسون کی ہوائیں چلتی ہیں ساؤتھ ویسٹ, تو اسی حساب سے ان کو ویوز بھی بنتی ہیں, اور وہ پھر پوری سائڈ کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہیمر ہیڈ جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن دیتا ہے. تو اس لیے ہاربر جو ہے وہ پروٹیکٹڈ زون میں ہے بیسیکلی ہاربر, تو اور لوکیشن بالکل گوادر کے اس میں گلف کے ماؤتھ میں ہے, تو اس لیے بہت اہم ہے. لیکن گوادر پورٹ کے ابھی تک زیادہ افیکٹو نہ ہونے کا میری نظر میں ایز اے لے مین وہ یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے. ہاں, کہ وہاں پر جہاز آ گئے, اتار دیا سامان وغیرہ, وہ کہاں جائے گا اور کیسے جائے گا. تو کنیکٹیوٹی بہت بڑا مسئلہ ہے. سیکیورٹی بھی اپنی جگہ ایشو ہے, لیکن کنیکٹیوٹی جب تک نہیں, اور کنیکٹیوٹی کا یہ ہے کہ جب پورٹس پہ سامان آ جاتا ہے کسی بھی پورٹ پہ, پورٹ سے کلیئر ہو کے پھر اس نے انڈسٹری میں یا جہاں بھی اس کا یوز ہونا ہے اس نے وہاں جانا ہوتا ہے. تو وہاں سے پورٹ سے لے کے وہاں تک کیا مینز ہیں, جو ٹرانسپورٹیشن کے مینز ہیں دنیا میں جو ہوتے ہیں, وہ ایک تو سمندر یا بے شک کینال وغیرہ یا جو ہوتے ہیں, جو پانی کا ذریعہ ہے وہ سستا ترین بھی ہوتا ہے اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے. ایک اور چیز یہ ہے